हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज कुंडली मिलान के अगले अंक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी और यह है हमारा भाग्य। लड़के लड़की का मिलान करते समय भाग्य यदि बलवान ना हो तो जीवन भर संघर्ष वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि लड़की का भाग्य अच्छा नहीं है, वह आपके घर में आएगी, उसके बाद आपके घर में उसके भाग्य से आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसका स्वयं का भाग्य भी खराब है। और यदि आपकी लड़की है और आपने जिस लड़के से विवाह कराया आपकी लड़की का, यदि उस लड़के का भाग्य अच्छा नहीं है, तब वहाँ पर भी वह लड़का अच्छा काम नहीं कर पाएगा, उसको संपन्नता नहीं रहेगी, उसकी धार्मिक स्थिति भी खराब रहेगी और वह बहुत ज़्यादा संघर्ष करेगा, तब भी उसे लाभ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आजकल सभी लोगों का सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि जिस लड़की से विवाह होगा मेरे लड़के का, क्या वह लड़की भाग्यशाली है, या आपकी लड़की है और आपका प्रश्न है कि मेरी लड़की जिस किसी लड़के से विवाह करेगी उस लड़के का भाग्य बलवान है। और यदि भाग्य बलवान नहीं है तो जीवन में दुविधाएं बढ़ जाएगी, संकट बढ़ जाएंगे और बहुत परिश्रम करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और भाग्य स्थान पर केवल एक विषय पर ही बात करेंगे। हालांकि बहुत सी स्थितियां होती है, लेकिन आज एक विशेष योग बता रहा हूं। यदि ऐसा योग बनता है तो वहां पर आपको कुंडली मिलाते समय सावधानी रखनी होगी। हमारी कुंडली में आप यहाँ पर देखें, नवम भाव, कुंडली का जो नवम भाव है वह भाग्य स्थान होता है और भाग्य स्थान में राहु हो तो यह स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। आज मैं आपको राहु की सभी स्थितियां बताऊंगा कि कौन कौन सी राशियों पर राहु यहाँ पर अशुभ फल दे सकता है। यहाँ पर राहु होने के कारण वैवाहिक स्थिति भी खराब हो सकती है, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप भाग्य स्थान को समझें कि भाग्य है क्या। कुंडली में नवम भाव जो है उसे भाग्य स्थान कहते हैं। वहाँ से हम व्यक्ति का भाग्य देखते हैं। भाग्य का सीधा अर्थ है व्यक्ति की संपन्नता, व्यक्ति को मिलने वाले अचानक लाभ, व्यक्ति को मिलने वाली अचानक तरक्की, व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। जीवन भर प्रगति के अवसर बनते रहते हैं, अच्छी स्थितियां रहती है और सुख के साधनों में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। विवाह के बाद पति पत्नी प्रेम से रहें, धार्मिक प्रवृत्ति रहे, धर्म के प्रति रुचि रहे, मन में पाप ना रहे, संतोष भी रहे, तो यह सारी स्थितियां नवम भाव से देखी जाती हैं। और यदि नवम भाव ही खराब है, राहु के प्रभाव में है, ऐसी स्थिति में जीवन जीना दुष्कर हो जाता है। मान लीजिए आपका लड़का है, उसकी कुंडली में भाग्य स्थान अच्छा है, लेकिन जिस लड़की से विवाह हुआ उसकी कुंडली में भाग्य स्थान में राहु बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में विवाह के बाद उस लड़की के राहु के प्रभाव से लड़के के जीवन में भी संघर्ष वाली स्थितियां बन जाती हैं। मान लीजिए किसी लड़की का विवाह होता है ऐसे लड़के से जिस लड़के की कुंडली में सप्तम भाव भी पीड़ित है और नवम भाव में राहु बैठा हुआ है, तो वैवाहिक स्थिति तो खराब होगी ही, लेकिन साथ में भाग्य भवन खराब है। और मान लीजिए सप्तम भाव में पाप ग्रह नहीं है, यहाँ सप्तम भाव लिखा है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अशुभ ग्रह नहीं है, लेकिन केवल नवम स्थान में राहु है, तब भी वैवाहिक स्थिति खराब हो जाती है। अब यहाँ पर राहु सभी राशियों पर खराब फल नहीं देता है, इसे भी समझना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं कि नवम भाव में राहु बैठ गया तो आपने मान लिया कि यह तो हमेशा ही खराब फल देगा। एक बात और है कि नवम भाव जो है उससे उच्च शिक्षा भी देखते हैं। बहुत सी बार लड़कियां
ग्रेजुएशन कर लेती है लेकिन विवाह के बाद भी इच्छा रखती है कि और ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन लड़की के भाग्य स्थान पर राहु है तो वह उच्च शिक्षा अर्जित नहीं कर पाती है और उसकी इच्छा है कि वह विवाह के बाद उच्च शिक्षा अर्जित करके अच्छी नौकरी करे, तो राहु के कारण उसे सफलता नहीं मिल पाती है। इसी प्रकार यही स्थिति लड़के के साथ भी होती है कि नवम भाव में राहु है, खराब स्थिति में है तो उच्च शिक्षा के अवसर नहीं बनते हैं, नौकरी में भी पदोन्नति नहीं होती है। बहुत सी बार हमने देखा है भाग्य स्थान जो है वह पिता का स्थान भी कहलाता है। सामान्य तौर से तो आप सभी जानते हैं कि दशम भाव से पिता को देखा जाता है, लेकिन नवम भाव भी पिता का ही स्थान है। अब यदि पिता स्थान पर ही राहु है तो पिता की स्थिति को भी खराब कर देता है। पिता के कार्यों पर भी इस राहु के बुरे प्रभाव पड़ते हैं। पिता के शरीर पर, स्वास्थ्य पर भी इस राहु के बुरे प्रभाव पड़ते हैं। और यदि पिता ही संघर्षपूर्ण स्थिति में है तो बेटे की या बेटी की स्थिति भी संघर्षपूर्ण स्थिति वाली हो जाती है। तो यहाँ पर राहु पिता पर भी असर डालता है। परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ता है, उसके बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है, यही राहु का फल है। अब आगे बढ़ते हैं। नवम भाव में यदि राहु है, लेकिन नवम भाव के कारक की स्थिति भी देखनी होती है। नवम भाव का कारक गुरु होता है। कहीं कहीं शास्त्रों में सूर्य को भी बताया है, लेकिन गुरु की स्थिति विशेष देखनी होती है। यदि कुंडली में गुरु की दृष्टि भी यदि नवम भाव पर नहीं है, ऐसी स्थिति में बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है। लेकिन गुरु कहीं पीड़ित नहीं है। मान लीजिए कुंडली में कहीं पर भी गुरु बैठा हुआ है, गुरु यदि लग्न में बैठा है तो नवम पर दृष्टि पड़ेगी, तीसरे भाव में बैठा है तब भी नवम पर दृष्टि पड़ेगी, यदि पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ है तब भी नवम पर दृष्टि पड़ती है। लेकिन गुरु यदि लग्न तीसरे भाव में या पंचम भाव में नहीं है, किसी अन्य भाव में है और शनि के साथ बैठ गया या सूर्य के साथ अस्त हो गया, तो वहाँ पर गुरु की स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है और ऐसी स्थिति में तो फिर भाग्य और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अब आपका तो यह मानना है कि गुण अच्छे मिल गए, भकुट दोष नहीं है, नाड़ी दोष नहीं है, गण दोष नहीं है, राशियों की मित्रता है, तो आप यह मानकर चलते हैं कि यह मिलान तो सर्वोत्तम है, कर लेना चाहिए। बहुत सी बार ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में देखें तो गाँव में लोग जब कुंडली मिलाने जाते हैं तो उनके पास कुंडली भी पूरी बनी हुई नहीं होती है, केवल नाम से ही मिलान कर लेते हैं और वहाँ पर यदि कुंडली नहीं देखी तो स्थितियाँ गंभीर हो जाती हैं। बहुत सी बार लोग स्वयं ही ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो वे सप्तम भाव को देख लेते हैं, सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह तो नहीं है, और वहाँ से खुद ही निर्धारण कर लेते हैं कि अब इस कुंडली को मिला लें तो शुभ रहेगा। लेकिन भाग्य स्थान को भी देखना अति आवश्यक है। सभी व्यक्ति कर्म करते हैं, कर्म पर विश्वास करना भी अति आवश्यक है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन भाग्य का भी प्रबल होना अति आवश्यक है। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो जीवन भर संघर्ष बहुत कम करते हैं और अनायास ही उन्हें सफलताएं मिल जाती हैं। आपके साथ भी बहुत से ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो पूरे वर्ष भर खेलते कूदते रहते हैं, लेकिन परीक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं और उनकी नौकरी वाली स्थिति भी देखें तो आप सोचेंगे कि आपने तो जीवन भर संघर्ष किया, आपकी नौकरी अच्छी नहीं लगी। लेकिन उस व्यक्ति को आप जीवन भर खेलते कूदते देख रहे हैं, उसके बाद भी उसकी नौकरी भी अच्छी लग गई, उसका विवाह भी अच्छा हो गया, उसके सारे कामकाज अच्छे सेटल हो गए। इसका कारण क्या? इसका कारण कुंडली में भाग्येश, भाग्य स्थान पर राहु है, लेकिन राहु भाग्य स्थान पर सभी राशियों में बुरे फल नहीं देता है। सीधी और सटीक बात। इससे वैवाहिक स्थिति भी खराब होती है। कैसे? राहु यदि भाग्य स्थान में बैठा है तो केतु कहाँ होगा? ठीक उसके सामने तीसरे भाव में। राहु और केतु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। तो केतु यदि तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो वह सीधा सप्तम भाव को देखेगा, बुरी दृष्टि से देखेगा, तो वैवाहिक स्थिति वैसे भी खराब हो जाएगी। केतु यदि तीसरे भाव में बैठा है तब भी आपकी वैवाहिक स्थिति को खराब कर सकता है। और केतु की दशा है
तब तो और भी स्थिति खराब हो जाती है। यदि नवम भाव भाग्य स्थान, यहाँ पर कुंडली में नवम भाव जहाँ लिखा है वहाँ पर राहु बैठा हुआ है और राहु की दशा आ गई, तब यह सारी स्थितियाँ गंभीर हो जाती हैं। इसके परिणाम बहुत ही बुरे मिलते हैं। एक व्यक्ति अपना घर छोड़कर विदेश में रहता है या अपना घर छोड़कर किसी अन्य शहर में नौकरी करेगा, तब भी उसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। पत्नी भी उसके साथ में जाती है, उसे भी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि भाग्य स्थान पर राहु बैठा हुआ है। यदि लड़की और लड़के दोनों की कुंडली में भाग्य स्थान पर राहु है तो यह स्थिति तो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नवम भाव जो है, यहाँ पर कुंडली में आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ नवम भाव भाग्य स्थान। इस स्थान में राहु किन राशियों पर अशुभ फल देता है? विशेषकर यदि नवम भाव में एक, ध्यान से सुन ले, नवम भाव में 1, 4, 5, 8, 9 और 12, नवम भाव में मेष राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, मीन राशि है, और इन राशियों पर राहु नवम भाव में बैठा हुआ है तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। यह राहु सबसे ज़्यादा खराब होता है, यह मानकर चलें। यदि नवम भाव में 2 का अंक लिखा है, ध्यान से सुन ले, 2 का अंक लिखा है, 6 का अंक लिखा है, 7 का अंक लिखा है और 10 का अंक लिखा है, तो यह स्थिति मध्यम होती है, लेकिन इसमें भी संघर्ष तो करना ही पड़ता है यदि राहु की दशा चल रही है। 2, 6, 7 और 10 का अंक नवम भाव में लिखा है और राहु बैठा है, तब भी संघर्ष वाली स्थिति रहती है। और अच्छी स्थिति भी रहती है यदि नवम भाव में 3 और 11 नंबर अंक पर राहु हो, तो यह स्थिति अच्छी भी रहती है। लेकिन 12 प्रकार की कुंडलियों में केवल 2 स्थितियां ही ऐसी होती है जो शुभ होती है। नवम भाव में 3 और 11 नंबर अंक पर राहु हो तो स्थिति शुभ होती है, क्योंकि 3 नंबर अंक पर भी अच्छे फल देता है उच्च का होने के कारण, और 11 नंबर अंक पर भी शुभ फल देता है। लेकिन 2, 6, 7, 10 2 अंक वृषभ राशि, तुला राशि, कन्या राशि, मकर राशि पर राहु नवम भाव में बैठा हुआ है तो यह मध्यम फल देने वाला होता है, इसमें भी संघर्ष होता है। और मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि पर राहु नवम भाव में बैठा है तो ऐसी स्थिति में तो गंभीर स्थितियां हो जाती हैं। तो कुंडली मिलाते समय भाग्य स्थान को देखना भी अति आवश्यक है। भाग्य स्थान में बैठा हुआ राहु, ध्यान से सुन ले, मैं, भाग्य स्थान में बैठा हुआ राहु लग्न को देखता है। इससे आपकी मानसिक स्थिति भी खराब होती है, आपका खान पान, आपका व्यवहार भी बिगड़ता है। भाग्य स्थान में बैठा हुआ राहु आपके तीसरे भाव को देखेगा, इससे आपका पराक्रम, मान सम्मान में भी कमी रहती है, क्योंकि नवम भाव भी यश मान सम्मान का है और तीसरा भाव पराक्रम का है। छोटे भाई बहनों से भी झगड़े झंझट समस्याएं हो सकती है। यदि राहु नवम भाव में बैठा है और पंचम भाव में देख रहा है तो आपकी शिक्षा को भी प्रभावित करेगा, उच्च शिक्षा को भी प्रभावित करेगा, बुद्धि को भी खराब करेगा, संतान पर भी बुरा असर डालेगा। तो मैंने आपको जो राशियां बताई है उन राशियों पर ही यदि राहु बैठा हुआ है तो यह स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है। और यदि नवम भाव में राहु के साथ जैसे मंगल बैठ गया, राहु के साथ यदि गुरु ही बैठा हुआ है, राहु के साथ सूर्य बैठ गया, राहु के साथ शनि बैठ गया, तो और भी स्थितियां बहुत सी बार खराब देखी है। तो कुंडली में केवल सप्तम भाव ही नहीं देखना है, नवम भाव भी देखना अति आवश्यक है और इस विषय को समझना अति आवश्यक है। राहु की दृष्टियों को भी समझना अति आवश्यक है। राहु जहाँ बैठा है नवम भाव में, वहाँ पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो फिर भी थोड़ी सी स्थिति सामान्य हो जाती है। ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया कि गुरु लग्न में होगा, तीसरे भाव में होगा या पांचवें भाव में होगा। लेकिन नवम भाव भाग्य देखना भी अति आवश्यक है। विवाह आप किसी परिवार में करते हैं, मान लीजिए लड़की का विवाह लड़के से हो रहा है, तो उस लड़के का भाग्य यदि अच्छा होगा तो आपका भाग्य भी सुधर जाएगा। मान लीजिए आपका भाग्य खराब है, लड़की का भाग्य खराब है, लेकिन लड़के का भाग्य अच्छा है, तो विवाह के बाद स्थितियां सुधर जाती हैं।
यदि लड़के का भाग्य खराब है और लड़की भाग्यशाली है, आपके घर में आती है, इसीलिए लड़की जो महिला होती है उसे लक्ष्मी कहते हैं, पुरुष को कोई विष्णु नहीं कहता। तो लड़की अगर लक्ष्मी लानी है तो उसमें भी देखना पड़ेगा कि भाग्य स्थान पर कहीं राहु की स्थिति तो नहीं है, राहु का पाप प्रभाव तो नहीं है। तो आज केवल राहु की स्थिति बताइए, हालांकि ऐसी बहुत सी स्थितियां होती है भाग्य भवन को पीड़ित करने के लिए। भाग्य हमारी अचानक मिलने वाली समस्त लाभ वाली स्थितियां होती हैं। भाग्य पीड़ित तो सभी काम रुक जाते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। बहुत सी बार हमने देखा है व्यक्ति की धार्मिक आस्था में भी कमी हो जाती है, जितनी उसकी आस्था होनी चाहिए ईश्वर में उसमें भी कमी हो जाती है। केतु फिर भी नवम भाव में धार्मिक आस्था बढ़ा देता है, लेकिन राहु भाग्य स्थान में मैंने जो स्थितियां बताई उनमें अच्छे फल नहीं देता है। और 2 स्थितियां ही ऐसी है वहाँ पर लाभ वाली स्थितियां बन जाती है। तो वहाँ पर आप यह देखें कि आपकी कुंडली खोलें, लग्न को देखें और जिस लड़के या लड़की से मिलान हो रहा है उस लड़के या लड़की की भी कुंडली खोलकर देखें, उसके भाग्य स्थान को देखें। कहीं भाग्य स्थान में राहु मैंने बताया उन राशियों पर तो नहीं। यदि है तो आपको संभल के रहना होगा और उसकी आर्थिक स्थिति आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। उसके पिता की स्थिति, उसकी स्वयं की आर्थिक स्थिति, उसके कामकाज आपको अपने आप पता लग जाएंगे। बहुत सी बार आपके पास मिलान आते हैं तो आपको पता लग जाता है यह लड़का है या लड़की है, जो भी है, उसके भाग्य स्थान में राहु है तो उनके कामकाज भी डामाडोल होते हैं। आप कहते हैं अभी तो इसका कामकाज इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेहनत कर रहा है लड़का, हो सकता है आने वाले समय में उसको लाभ मिल जाए। लेकिन सारी अवस्थाएं, सारी राहु की स्थितियां नवम भाव में ठीक नहीं होती। आपको इस राहु पर ध्यान देना ही होगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर भी करें, और आज तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, जिससे कि आने वाले महत्वपूर्ण विषय भी आपको समय पर मिल पाएंगे। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो प्रश्न करेंगे तो अवश्य बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।